फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मोल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यूजुअली हमारे केमिस्ट्री में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के अलावा और भी कई जगहों में होता है, लेकिन यहाँ इस सेक्शन में हम यही 3-4 चीजें आज पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी मोलैरिटी पढ़ चुके हैं। आज हमारा टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी की डिफिनेशन क्या होती है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम अभी तक अच्छे से जान चुके हैं जो B रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को और A रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को। तो NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला का पता करना है, सो गिवन मास बाय मोलर मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, वैसे का वैसे हो गया। सो दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी, दिस इज आल्सो देयर। बस हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल NB को गिवन मास बाय मोलर मास के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। अगर मान लीजिए कि इसी फार्मूले में अगर हम ग्राम्स इंक्लूड करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में ना होकर के ग्राम में हो, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है इसी को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, और हम चाहे तो NB को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अब आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए बच्चों कि ये जो सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली टेलिंग कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 0.0556 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब ये आपका क्या क्या दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 0.056 मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया ग्राम्स में। ठीक है, तो यही फार्मूला हमारा इस्तेमाल यहां पे होगा। तो आइए हम आगे सॉल्व करते हैं इसी को। इसमें करना क्या होगा कि बस सही जगहों पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है सारी चीज। देखिए यहां हम क्या करेंगे, NB की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.0556 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब उसको सॉल्व करना है। 1000 में है 3 जीरो, तो इस डेसिमल को आप 3 डिजिट बाद लेते जाइए, इट विल बिकम 5.6 डिवाइड बाई 90। ठीक है, और इसको मोर प्रिसाइजली अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आंसर स्टार्ट। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 0.618 मोलर। तो ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, बस आप लोग इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करना सीख लें, दैट्स ऑल। मोलैलिटी के सेक्शन में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने एक्सरसाइज में इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जहां जिसको जो दिक्कत होगा प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व एंड हेल्प यू। मोलैलिटी के बाद आपका आएगा मोल फ्रैक्शन। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोल फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, मोल फ्रैक्शन नाम से ही अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। सी द फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। ये अपने टर्म से ही, अपने वर्ड से ही खुद को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, एक है A, एक है हमारा B। A और B दोनों हैं, नंबर ऑफ मोल इज सपोज Na, यहां पे नंबर ऑफ मोल है A, Na, नंबर ऑफ मोल है NB। आप मुझे ये बताइए कि इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? Na प्लस NB, करेक्ट? और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स हाउ मच पार्ट इज A? A इज योर Na। तो ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं?
how much number of mole of A is there divided by total number of moles in the solution. और वैसे ही हमारा आता है B के साथ. The mole fraction of B will be defined as the number of moles of B present in total number of moles of the solution. बात समझ गए? अब आगे क्या होता है बच्चों? याद यही रखना है कि ये A और B या जो कुछ भी कंपोनेंट हो उन सबको हमें नंबर ऑफ मोल्स के ही रिस्पेक्ट में स्टडी करना है. सबको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा डिनोमिनेटर में होगा और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं वो होगा उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेगा. ठीक है, तो आइए जब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अपने आप ये कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी a very interesting question on molality and mole fraction together we have got here. The question is speaking that a sugar syrup of weight 214.2 grams actually it contains 34.2 grams of sugar only. शुगर का मतलब C12H22O11 जो टेबल शुगर आप लोग रोज खाते हैं, मतलब जो चीनी हम लोग खाते हैं उस चीनी का एक्चुअली फार्मूला C12H22O11 होता है. दैट इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज. ठीक है, तो ये जो है हमारा जो सुक्रोज है दैट इज प्रेजेंट 34.2 ग्राम इन द सोल्यूशन ऑफ 214.2 ग्राम्स. यानी एक चीनी का शरबत है और चीनी के शरबत का टोटल वेट है 214.2 ग्राम्स जिनमें से चीनी का वेट है 34.2 ग्राम्स. क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन और उसके बाद फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर. तो आइए पहले मोलैलिटी पता करते हैं. मोलैलिटी हम सब जानते हैं इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. केजी में नहीं, अगर ग्राम में हो तो ग्राम में ही लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो ये हुआ मोलैलिटी पता करने का तरीका. लेकिन इसके लिए तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स चाहिए. क्या आपके सामने कुछ दिख रहा है कि वाटर का जो है इतना वेट है या शुगर का हमारा इतना नंबर ऑफ मोल्स है? डायरेक्ट नहीं दिया है बच्चों, तो आपको वहां पे अपना दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूट करना होगा, डिराइव करना होगा. जो जो दिया है वहां से मुझे ये दो वैल्यूज को निकालना होगा और निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे. यही होता है सारे न्यूमेरिकल्स में. तो आइए साफ साफ दे रहा है कि जब मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन का वेट इतना है, शुगर का वेट इतना है, तो ये बताइए कि वाटर कितना होगा. आप ऐसे पता करेंगे द वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ शुगर. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ शुगर. और आप देख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 214.2 ग्राम्स, तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप 34.2 ग्राम्स. आप इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 180 ग्राम्स. कितना आ जाएगा बच्चों? 180 ग्राम्स यू विल गेट. सो दैट इज द मास ऑफ वाटर. और अब क्या करना है मुझे? वेट ऑफ वाटर पता चल गया. WA you got it, very good. Second part is now find the number of moles of sucrose. तो number of moles of sucrose कैसे पता करेंगे? NB will be equal to given mass by molar mass. हम जानते हैं WB by molar mass और हम जानते हैं कि the given mass of sugar is 34.2. और एक चीज हम कहना आपको भूल गए, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है सबको ऐड कर देंगे यू विल गेट 342. सो 34.2 डिवाइड बाय 342 आंसर विल कम 0.1. नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 0.1 आ गया बच्चों. अब मुझे दो चीज पता हो गया, नंबर ऑफ मोल इज योर 0.1, वेट ऑफ सॉल्वेंट यू हैव गॉट 180. अब आइए नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देखिए हमारा इस प्रीवियस सेक्शन में जो हम सॉल्व कर रहे थे तो NB की वैल्यू आ गई थी 0.1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ वाटर आ गया था 180 ग्राम्स. तो हमने
इन्हीं दोनों को उनकी प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद इनको सॉल्व किया एंड आई गॉट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज 0.56 मोलल. So this is the first section. They asked the molality of the solution. Yes, this is the molality of the solution. Next part is you have to find out the mole fraction of sugar. और mole fraction निकालने के लिए we know we have to find the solute and solvent, both the components in terms of mole. तो आइए one by one पहले इन सबको convert करते हैं moles में और उसके बाद फिर निकालते हैं mole fraction of sugar. Come on. Yeah. So friends, अब मुझे पता करना है mole fraction of sugar. तो mole fraction पता करने के लिए क्या होता है? The mole fraction of sugar will be determined by finding the ratio of the number of moles of sugar by total number of moles. Total number of moles मतलब number of moles of water plus number of moles of sugar. इस क्वेश्चन में just few seconds पहले हमने पता किया the number of moles of sugar and that was 0.1 मोल. तो हमें NB की वैल्यू पता हो गई. पता करना है Na की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये पता करना है. तो इस क्वेश्चन में द गिवन वेट ऑफ वाटर इज 180 ग्राम्स और वाटर का मोलर मास होता है 18. 180 by 80 will give you 10 मोल्स. ठीक है, तो वाटर का मोल हो गया 10 मोल्स. अब इसी फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.1 and we will get how much? 0.1 divided by 10.11 and answer finally you will get 0.0099 moles. So ये मोलैलिटी होगी 0.0099. This will be the mole fraction. No unit बच्चों, यहाँ यूनिट कुछ नहीं रहेगा. तो ये हमारा फ्रैक्शन रहा शुगर का उस सॉल्यूशन में. अब इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बाद हम आएंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नॉर्मेलिटी. ये देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. याद रखिएगा जो ऊपर है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है. दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिफाइंड एज द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय इट्स इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं. तो गिवन मास सपोज इट इज WB, इक्विवेलेंट मास इज योर सपोज इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इफ इट इज इन लीटर इट्स ओके. लेकिन अगर मान लीजिए कि यही चीज हमारा क्या होता मिलीलीटर में होता तो क्या करते हैं आप? ये हो गया WB या इक्विवेलेंट मास, ये आ गया इक्विवेलेंट मास और यहां हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000. कुछ नहीं बच्चों, बस अगर लीटर हमारा मिलीलीटर में चेंज हो गया तो कुछ नहीं करना है, बस आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपका नया फार्मूला आ गया. तो या तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला, यही दोनों हमारा कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा. लेकिन बिफोर दैट आपको समझा दें कि ये इक्विवेलेंट मास कैसे पता करते हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी. कम ऑन, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इक्विवेलेंट मास का. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास यूजुअली इस्तेमाल होता है एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए या जो सॉल्ट होते हैं उनके लिए. जैसे हमारा सॉल्ट होता है NaCl, हम रोज खाते हैं. इट इज मेड अप ऑफ Na+Cl-. वैसे ही ढेर सारे सॉल्ट होते हैं, हम खाते नहीं है लेकिन सॉल्ट होते हैं, हजारों लाखों होते हैं. तो उन सॉल्ट के लिए या एसिड बेसिस के लिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में होता है. कैसे पता करते हैं इक्विवेलेंट मास? आइए, तो एसिड के लिए जब पता करना होता है बच्चों तो वास्तव में उस एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर दीजिए उस एसिड की बेसिसिटी से. हमेशा याद रखिएगा एसिड की बेसिसिटी का मतलब यह होता है कि 1 मोल वो एसिड कितने मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर सकती है.
एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस देती है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल H प्लस देती है, तो वो 2 मोल बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, ठीक है, इसलिए उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मोलर मास जो भी है यहां पे 98 है, तो उसको आप उसकी बेसिसिटी यहां पे जो 2 है उसे डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया बच्चों 49, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, ठीक है। वैसे ही ठीक उल्टा बेस का अगर पता करना है तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है बेस का, दैट m डिवाइड बाय इट्स एसिडिटी, मतलब 1 मोल वो बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो m/2 विल गिव यू व्हाट 74/2, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 74 और इसमें 2 H प्लस निकल रहा है, इसीलिए यहां पे 2 मोल H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये पूरा कंपाउंड 2 मोल H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसीलिए इसकी एसिडिटी 2 है, तो यहां 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 37 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस बेस। और सॉल्ट का अगर आपको पता करना है सो Mg2+ कोई एक सॉल्ट है, सॉल्ट का एक आयन है, वो Mg2+ आयन को पकड़िए, उसका जो मास होता है वो उसको आप डिवाइड कर दीजिए इसके चार्ज से, जितना भी चार्ज हो उतनी उसकी वैलेंसी होगी, उसी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट आयन। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग नॉर्मेलिटी, यू विल गेट अ बेटर आइडिया एंड बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। आइए देखते हैं, हो गया। आइए तो नॉर्मेलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का ये फार्मूला होता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 250 ml है, ये दे दिया है। वेरी गुड, नाउ यू हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि नॉर्मेलिटी पता करने के लिए पहला काम हमें उस एसिड का, उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास पता करना होगा। एंड इक्विवेलेंट मास इज डिटरमाइंड बाय मोलर मास डिवाइड बाय द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड जो होता है 2 H प्लस रिलीज करता है, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, और सबका अगर मास जोड़ लेंगे इट विल कम 126। सो 126 बाय इट्स बेसिसिटी 2 will give you the equivalent mass 63। हमें पता चल गया कि ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 63 है। नाउ प्लीज सब्स्टिट्यूट इन दिस फार्मूला। इस फार्मूले में द गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज 0.63 ग्राम, इक्विवेलेंट मास इज 63 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml। बस कुछ नहीं करना है, ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, अपोजिट प्लेस पे यहां 100 आ जाएगा, और उसके बाद 10 20 30 कैंसिल, 63 कैंसिल, 1/25 means it will be your 0.04 normal. This will be the normality of the solution. That much easy. क्वेश्चन सारे इजी है बच्चों, टफ नहीं है, बस उनके रियल डेप्थ को आप समझें और उस कॉन्सेप्ट को समझें, फॉर्मूले पे सही तरह से सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, बस। The things are very easy. तो आज के सेक्शन में हम यही छोड़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ा जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश और सेकंड चैप्टर को फिर रिवाइज करना हम शुरू कर देंगे। तो बच्चों घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।